नमस्ते भाई और बहनों, हेलो एवरीवन। जीएस3 के सिलेबस को हम डिकोड करेंगे क्योंकि हमने जीएस1 और जीएस2 ऑलरेडी कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो जीएस3 में सबसे पहला सब टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज। तो देखो, इस पूरे सब टॉपिक में जो चीज़ें हैं वो आइदर आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ी थोड़ी पढ़ चुके हो और आपको मेंस के लिए इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंस में बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल इस सब टॉपिक से एक वी शेप रिकवरी का क्वेश्चन आया था। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपको लगेगा कि सिलेबस में हैं और बहुत टफ लगती है, लेकिन एक्चुअली इस चीज में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, इकोनॉमी के तीन चार सब हेडिंग्स हैं। एक इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट है और एक गवर्नमेंट बजटिंग है। तो पहली दो सब हेडिंग्स जो हैं उसके लिए संजीव वर्मा की बुक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, संजीव वर्मा की बुक आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी एज सच। आप डायरेक्टली इस चीज को मेंस 365 से कवर कर सकते हो। ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं स्टैटिक पोर्शन में। इसके बाद गवर्नमेंट बजटिंग जो है, इस पे एक वैल्यूएशन मटेरियल आता है 3-4 पन्ने का। आप एक बार देख सकते हो कि गवर्नमेंट की बजटिंग कैसे होती है। बजटिंग लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होती है, क्या इश्यूज होते हैं। विमेन रिलेटेड बजटिंग होती है, इसको जेंडर बजटिंग बोलते हैं, वो क्या होती है। आउटकम बजटिंग क्या होती है। इस तरह के 2-3 टर्म्स आप पढ़ लोगे। इस बार एक क्वेश्चन भी आया था इस तरह से, शायद लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। इन 2-3 चीजों को जो है पढ़ लेना है कि क्या ये टर्म्स हैं बजटिंग में, नए टर्म्स क्या क्या आ रहे हैं। इसके अलावा जो है बजटिंग में कुछ और नहीं है। तो ये हो गया आपके 3 टॉपिक्स। अगला टॉपिक्स है मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। टेक्नोलॉजी जो है इन एड ऑफ फार्मर्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई एक्सेट्रा। तो ये सारे जो सब टॉपिक है, इस सब टॉपिक पे एक विजन आईएएस का बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन मटेरियल है। मैं कहूंगा कि ये किसी और वैल्यूएशन मटेरियल को मत प्रेफर करना, ये बहुत ही बेहतरीन है। आई वुड सजेस्ट, बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन मटेरियल है इस सब टॉपिक पे। और मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर किया था। जो ई टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ना, ई टेक वाला, उसमें कुछ एग्जांपल्स अच्छे अच्छे दिए हैं। उन एग्जांपल्स को याद कर लेना। एग्जाम में जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो ना कि कैसे फार्मर्स को हम डेट से निकाल सकते हैं या कोई भी इशू फार्मर रिलेटेड हो, तो इसमें जो आप एग्जांपल याद किए हो वो एग्जांपल वहां पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला सब हेडिंग है वो है कि इश्यूज रिलेटेड टू फार्म सब्सिडीज। जो भी फार्म सब्सिडीज दी जाती हैं, एमएसपी या फिर पीडीएस। अगेन ये सारी चीजें, कुछ चीजें आपको थोड़ा बहुत मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो अगेन ये वैल्यूएशन मटेरियल से आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। इस पे जो वैल्यूएशन मटेरियल है उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि क्या पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम के क्या फ्लॉज हैं। सारे सब हेडिंग्स, एक्चुअली सारे सब हेडिंग्स इसमें खुद ही इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, तो आपको सब हेडिंग्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बताया है कि पीडीएस के ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग और इश्यूज रिलेटेड टू बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। इतने सब हेडिंग्स इन्होंने खुद बता दिए हैं। बस इन्हीं पे आपको काम करना है। और एक चीज पढ़ लेनी है कि पीडीएस सिस्टम में करंटली क्या स्टेटस है। करंटली जियो टैगिंग कर रहे हैं, हर जगह पे नहीं कर रहे हैं। शांता कुमार कमेटी ने कहा है कि पीडीएस सिस्टम में काफी सारे इश्यूज हैं। लीकेज 50% से ऊपर का लीकेज है। तो ये सब चीजें पढ़ना है कि ये कौन सी कमेटी ने कुछ बोला क्या इस चीज के बारे में, क्या बोला है और कैसे इस चीज को सुधार करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। बफर स्टॉक आप लोग बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि बफर स्टॉक गवर्नमेंट बना के रखती है ताकि खाना जो है हमारा कम से कम हो पाए, और मतलब खाना हमारा जो है फूड सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे और खाने की चीजें जो है उसमें नुकसान ना हो। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट की सिचुएशन में हमारा रास्ता नहीं हो, तो उस चीज के लिए बफर स्टॉक बना के रखती है। फिर टेक्नोलॉजी मिशन। तो टेक्नोलॉजी मिशन कुछ नहीं है, और इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग, ये सब दोनों इजी टॉपिक्स हैं। इसमें बेसिकली आपको जो भी गवर्नमेंट के नए मिशन आते हैं ना, फॉर एग्जांपल देयर इज अ मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है, देयर इज अ मिशन ऑन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, देयर इज अ मिशन ऑन, अभी आपने रिसेंटली जो है सुना होगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशन गवर्नमेंट ने बना दिया, किसान संपदा। इस तरह की अलग अलग स्कीम्स आते रहती हैं। तो इस तरह की चीजें इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग में आपको बहुत सिंपल चीज ये समझनी है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मीट एक्सपोर्ट करती है, लेकिन वो मीट अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, क्योंकि हमारा फोकस नहीं है एक्चुअली जो है एक प्रोफेशनल मीट वाला इंडस्ट्री पे। तो हमको उस चीज पे फोकस करना चाहिए, क्या इश्यूज हैं उस इंडस्ट्री को, क्या चीजें जो है सही करनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत सिंपल है। इसमें आपको डायरेक्टली 2 चीजें लिखनी होती है, करंट स्टेटस क्या है, इश्यूज क्या है और सॉल्यूशंस क्या है, और अगर कोई कमिटी है तो उस कमिटी का नाम लिखना है। उसके बाद आपका अगला जो सब टॉपिक है वो है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इज द इजीएस्ट टॉपिक इन जीएस3। इसमें हर बार जब भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आता है।
इसमें आपको 4-5 डेटा कलेक्ट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितने लोगों को जॉब देता है, ठीक है। उसके अलावा आपके इसके इश्यूज पढ़ लेने हैं, इंडिया का पोटेंशियल क्या है फूड प्रोसेसिंग में, और फूड प्रोसेसिंग एक्चुअली रिजिलियंट इंडस्ट्री है क्योंकि इंडिया के पास रॉ मटेरियल हमेशा अवेलेबल रहता है। तो ये रिजिलियंस जो है क्यों है, ये चीज़ पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद क्या अभी करंट में सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं, क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए किया जा रहा है, इतनी डायरेक्शंस में फूड प्रोसेसिंग को कवर कर लेना है। हर बार इसी में से किसी एक डायरेक्शन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके आगे आपको अगला सब हेडिंग है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखो लैंड रिफॉर्म्स ना पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी पढ़े होंगे। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया 1950 में इंट्रोड्यूस किए गए, कैसे कैसे क्या रहा, ठीक है। वेरियस रिजोल्यूशन, नागपुर रिजोल्यूशन पास होता है, कुमारप्पा कमेटी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। यहाँ आपको ये पढ़ना है कि लैंड रिफॉर्म से क्या इकोनॉमिकली जो है चीज़ें हुई हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल फार्मर्स कुछ अमीर हुए, कुछ गरीब हुए, ठीक है। गरीब कौन हुआ, जो बेसिकली क्योंकि कुछ एरिया के फार्मर्स का ही प्रोड्यूस बिक रहा था बहुत ज़्यादा तेजी से, तो कुछ एरिया के फार्मर्स पे इसका जो है इफेक्ट पड़ा। फिर क्या स्क्यूड ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स कुछ जगहों पे आए, कुछ जगहों पे नहीं आए, इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कुछ ही एरिया में आया। कुछ फार्मर्स प्रॉस्परस हुए, कुछ नहीं हुए। लैंड रिफॉर्म्स अभी भी चल रहे हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो लैंड रिफॉर्म्स पे ऑलरेडी चल रही हैं। यू हैव सीन कि डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको लैंड रिफॉर्म्स में पढ़नी है। अगेन ये इसमें जनरली करंट का क्वेश्चन आएगा, करंट रिलेट करके आएगा, लेकिन अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास इनफ कंटेंट होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो आपका पार्ट है वहां से लिखने के लिए। करंट अगर आएगा तो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव आपको लिखना है इसमें, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इफेक्ट, तो इस सब टॉपिक से जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, और अगर इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं तो वही जो रिसेंट में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चल रही है किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करने की, या फिर किसी इंडस्ट्री के रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ लाया। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर के आई है जिसमें हर स्ट्रैटेजिक सेक्टर नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर को अलग कर दिया है, तो इस पॉलिसी पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगला सब टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज। ये आगे एक करंट का टॉपिक है, आपको मेंस 365 से डायरेक्टली कवर करना है इसको, इसमें कुछ भी वो नहीं है, स्टैटिक नहीं है। अगला सब हेडिंग है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स 2020 तक एक करंट टॉपिक माना जाता था, बट 2020 में क्वेश्चन आ गया इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए लोगों को अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं इसको पढ़ने की जरूरत है। बट मैं अभी भी कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का आपको आइडिया रखना चाहिए, कुछ पढ़ने की आज से जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला सब हेडिंग है साइंस एंड टेक डेवलपमेंट्स एटसेट्रा। तो आगे साइंस एंड टेक जो सब टॉपिक है उसको मेंस 365 से कवर करना है, और मेंस 365 से भी आपको कोशिश करनी है सिलेक्टिव पढ़ने की। फॉर एग्जांपल आपको पूरा मेंस 365 पे सारे इश्यूज नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है कि क्या नैनोटेक से क्या इश्यूज हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड में, या बायोटेक के क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या जो है डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेशंस हैं, और बायोटेक कैसे कैसे यूज हो रहा है, एग्जांपल्स याद करने हैं। सिमिलरली अगर स्पेस टेक से रिलेटेड पढ़ना है तो स्पेस में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या इश्यूज हैं। गवर्नमेंट ने अगर कुछ बड़ा एक्विजिशन किया है, मतलब कोई बड़ा हेलीकॉप्टर या ऐसा कुछ भी किया है, तो उससे रिलेटेड क्या चीजें चल रही हैं न्यूज में, ठीक है। राफेल हो गया है, फिर S-400 पे पिछले साल क्वेश्चन भी आ गया था। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, सारी पूरा चीजें नहीं पढ़नी है, और एग्जैक्ट आइडिया किसी को नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल S-400 वाला क्वेश्चन किसी को भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं रहा होगा क्या लिखना है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। साइंस एंड टेक में आपको जनरल आइडिया रखना है, कैसे जनरल चीजें हैं, बहुत स्पेसिफिक होकर के नहीं पढ़ना है कि नैनोटेक एग्रीकल्चर में किस किस तरह से यूज हो रहा है, क्योंकि ये पेपर आपको जीएस का पेपर है, ये एक साइंस का पेपर नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगेन ये आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ये एक ऐसा सब हेडिंग है जो कभी ना कभी आपको हेल्प कर देगा, अदरवाइज आपको नहीं हेल्प करेगा। तो ये सब हेडिंग्स ऐसा है कि जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका अगला सब हेडिंग है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनोटेक एटसेट्रा। तो वो यही है, ये सारे सब हेडिंग्स जो हैं ये पढ़ने हैं। अगला सब हेडिंग है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो सब हेडिंग है उसमें जो है कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और एटसेट्रा की बात की गई है, EIA की बात की गई है। ये अगेन सीधे सीधे मेंस 365 से कवर होता है, इसके लिए आपको कुछ भी स्टैटिक मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे इन्वायरमेंट के नोट्स भी मैंने अपने जो है उस पर डाले हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, और मुझे लगता है अगर आप वो नोट्स नहीं भी रेफर करेंगे तो भी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी और टॉपर के भी नोट्स रेफर कर सकते हैं।
अब मुझे लगता है कि आप कोई नोट्स नहीं रेफर करते हैं, सिर्फ मेन 365 से पे डिपेंडेंट रहते हैं तो भी इनफ है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर कर देते हैं, स्टैटिक पोर्शन का भी। इन्वायरमेंट के लिए ये चीज़ ट्रू है। इसके बाद अगला टॉपिक है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें मैं कहूँगा कि वैल्यू एडिशन मटेरियल आप पढ़ सकते हैं डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में, या फिर आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं। मेरे नोट्स में लगभग सारे डिजास्टर्स और सारी स्ट्रेटजीज कवर्ड है एनडीएमए की, तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में वही चीजें लिखनी पड़ेंगी। मतलब मेरे नोट्स में 2021 से 2020 के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं डिजास्टर के वो सब कवर्ड थे, तो आप डायरेक्टली ये नोट्स रेफर कर सकते हैं मेरे, और आप वैल्यू एडिशन मटेरियल को यूज करके अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। इसका अगला सब टॉपिक है आईआर, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी मैंने येलो बुक से कवर किया है, बाजीराम की। मैंने इंटरनल सिक्योरिटी को विजय आईएएस के मटेरियल से इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि मुझे येलो बुक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगी हुई, और मुझे ऐसा लगा कि कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स इन्होंने कवर किए थे येलो बुक पे बाजीराम ने, जो कहीं ना कहीं विजय ने थोड़ा मिस किए थे। तो आप जो है इंटरनल सिक्योरिटी को उस येलो बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है, बाजीराम की येलो बुक से, और बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं हर एक टॉपिक के। फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग की एक लाइन में डेफिनेशन कैसे की जाती है, वही लेयरिंग इंटीग्रेशन स्टेज जो भी है, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के क्या इश्यूज हैं इंडिया में, पीएमएलए लॉ जो है उस पर क्या कर रहा है, कौन उसको हैंडल करता है, ये सब छोटी छोटी डिटेल्स याद रखनी है। इंटरनल सिक्योरिटी में और भी एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी में एक अगला जो सब हेडिंग है वो है कि जैसे एक है कि लिंकेज डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म में क्या है। तो हमको पता है डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट हो जाता है इंडिया में कई बार, तो डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट हो जाता है तो ट्राइबल राइट्स की बात आती है, और ट्राइबल राइट्स जब वायलेट होते हैं तो एक्सट्रीमिज्म आता है, जिसको हम LWE कहते हैं, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को पढ़ लेना है कि क्यों नक्सलाइट इश्यूज जो भी है वो क्यों आगाइज हुए, क्या गवर्नमेंट इसको लेके कर रही है, किस मल्टी प्राउंड अप्रोच है गवर्नमेंट का। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेजर्स भी ले रही है, पॉलिटिकल मेजर्स भी ले रही है, डेवलपमेंटल मेजर्स भी ले रही है, और कई सारे मेजर्स ले रही है। तो आपको हर तरीके से पढ़ना है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस चीज़ को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अगला सब हेडिंग वही है कि चैलेंजेस क्या है एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स से। तो स्टेट एक्टर्स में ऑलरेडी जो पाकिस्तान, चाइना एक्सेट्रा आते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स में वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स और काफी सारे जो ये ड्रग माफियाज हैं एक्सेट्रा हैं, तो इन लोगों को नॉन स्टेट एक्टर्स माना जाता है। तो इनके क्या इफेक्ट है इंडिया पे, इंडिया गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है, तो इसका क्या इफेक्ट है इंडिया पे, ड्रग बढ़ रहा है कि नहीं, अभी रिसेंटली नशा मुक्त भारत अभियान चला है, तो उसके बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। अगला सब हेडिंग है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ मीडिया एक्सेट्रा। ये सब हेडिंग आप वैल्यू एडिशन मटेरियल से डायरेक्टली कवर कर सकते हो। ये सारे सब हेडिंग्स इनफैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी के, अगर मैं ये कहूँगा अगर आप येलो बुक पढ़ते हो तो ये सारे सब हेडिंग अच्छे से कवर हो जाएंगे, आप वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ते हो तो भी ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो, बट मैं पर्सनली वैल्यू बुक रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगी मुझे। इसके बाद जो है अगला टॉपिक है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ये सब। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगेन एक जो है इसमें कवर्ड है, जो आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कवर्ड है। इसमें एक बार एक क्वेश्चन आ गया था जो है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तो वो जम्मू एंड कश्मीर वाला क्वेश्चन नहीं कवर्ड है कहीं पे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अब देखो इट्स नॉट पॉसिबल यार कि आप हर एक चीज कवर करके जाओ एग्जाम में, तो कई बार आपको एग्जाम में वैसे आंसर जो बनाने पड़ते हैं, स्लीपर सेल्स का ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू हैव टू डू सिंपली वन थिंग, क्या जो पढ़े हो उस कंटेंट को डिजाइन करो कि एग्जाम में वही लिख दो किसी तरह से। यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस कई बार। अगला जो सब हेडिंग है जो कि जो अभी तक पूछा नहीं है कभी भी, वो है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज। तो ये अभी तक पूछा नहीं है, अगर मैं बता दूं वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज के बारे में, एक जो इशू रिसेंटली चलते रहता है वो है सीएपीएफ से रिलेटेड कि आर्म पुलिस फोर्सेस पे क्या सीन चल रहा है, ठीक है, एक ये चलते रहता है न्यूज़ में। इसके अलावा एक दो और इश्यूज चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी एजेंसी का चलता रहता है आर्मी का, कि आर्मी को कैसे जो है रिनोवेट किया जाए, रिवैम्प किया जाए, जिसमें एक 76 कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं। तो ये दो चार चीजें पढ़ लेनी है। वैसे अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो मतलब इस टॉपिक को आप थोड़ा लो वेटेज दीजिए। ये जो ओवरऑल चीजें हैं, मतलब मैंने GS2 का वेटेज नहीं बताया था, GS2 आपको अराउंड जो है 50 डेज GS1 5 आवर्स, अगेन नियरली 40 to 45 डेज GS2, ठीक है, एंड अगेन GS3 भी आपको लगभग 40 to 45 डेज में कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये GS2 GS3 का भी ओवरऑल हो गया। तो ये आपका ओवरऑल मुझे लगता है कि जो है 6 महीने के आसपास जो है, या फिर 5 महीने के आसपास टोटल आपका खत्म हो जाएगा GS1 GS2 GS3 सिलेबस कंप्लीट करने में और रिवाइज करने में, सबके नोट्स बनाने में।
तो 6 महीने के आसपास लगभग खत्म हो जाएंगे। तो 6 महीने हो गए और आपके पास GS1, GS2, GS3 के हर टॉपिक के लगभग नोट्स हैं। और ठीक है, मैक्सिमम चीजें याद नहीं रहेंगी पर कुछ चीजें याद भी रहेंगी। GS4 के लिए मैं एक अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें बता देता हूँ कि GS4 में बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैंने लुकमान IAS के नोट्स पढ़े थे जो मार्केट में मिलते हैं, आप हैंड रिटेन नोट्स उठा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है बार बार कि लुकमान IAS के नोट्स कहाँ से पढ़ लिए, तो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, वो मार्केट में मिलते हैं हैंड रिटेन, वहां से आप पढ़ लो। इसके अलावा एथिक्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हर टर्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके अलावा हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से कैसे अलग है ये आइडिया होना चाहिए। एग्जांपल्स पता होना चाहिए हर वैल्यू के रिलेटेड। आपको अगर करंट एग्जांपल्स मिल जा रहा है तो ठीक है, किसी कोचिंग की PDF उठा लो, अगर एग्जांपल्स वाली हो तो वहां से उठा सकते हो। खुद से अगर मेहनत कर सकते हो तो खुद से बना लो, वो मेहनत जनरली हो नहीं पाती है। इसके अलावा आपको एथिक्स में कुछ ज्यादा नहीं करना है, टॉपर्स की आंसर कॉपीज अच्छे से पढ़नी है। जितने भी टॉपर्स की आंसर कॉपीज हैं, टॉपर्स की आंसर कॉपीज वैसे तो GS1, GS2, GS3 सब में काम आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा GS4 में काम आती है, क्योंकि GS4 में आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन पढ़ना। तो आपको टॉपर्स की आंसर कॉपी से देखना है कि GS4 में आंसर्स कैसे लिखने हैं, केस स्टडी की प्रैक्टिस आप आगे जो है लुकमान के कुछ PDFs आते हैं केस स्टडी के, कुछ PDF विजन IAS के आते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इनफैक्ट फोरम IAS की भी एक बुक आती है केस स्टडी की, मतलब मैंने वो पढ़ी नहीं थी पर मैंने 2-4 केस स्टडी पे एग्जाम में जाने से पहले वो बुक में किसी ने मुझे भेजी थी तो वो देखी थी, वो बहुत मुझे अच्छे लगे थे, तो आप वहां से भी देख सकते हो। कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हो, तीनों फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लगभग सेम चीजें मिलती है तीनों जगह पे। तो ये चीजें आपको GS4 के लिए करनी है। इसके अलावा टॉपर्स की आंसर कॉपी से आंसर लिखना सीखना है। इसके अलावा GS4 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। GS4 में कोशिश करो प्रैक्टिकल रहो और प्रैक्टिकल अप्रोचेस आंसर कॉपी में लिखो रादर देन राइटिंग थ्योरी। आप जो भी चीजें लिख रहे हो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए। आप बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल लिखोगे, आइडिया लिखोगे तो देयर इज अ चांस दैट एग्जामिनर विल नॉट बी इंप्रेस्ड। इसलिए ट्राई करो कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, प्रैक्टिकल भी एथिकल होना चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि बहुत ज्यादा आइडियलिज्म ना रहे। बहुत ज्यादा आइडियलिज्म दिखाता है कि कहीं ना कहीं और वेरी थ्योरेटिकल, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये आपका GS4 में जो है होता है मैक्सिमम, और GS4 के लिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं है। ये मैंने GS3 और GS4 के बारे में जो भी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको कोई भी इशू फील हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू।